हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आज जो भी हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो चैप्टर नंबर 4 है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, उसमें भी उसको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज जो भी टॉपिक पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि आज की वीडियो हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कौन कौन से एप्लीकेशंस है और इससे रिलेटेड आपके बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आए गए हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल की वजह से इस कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या ले लिया है, कंटेनर ले लिया। ठीक है, उस कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में आपका क्या करना है, इस कंटेनर में आपको रॉड को डीप करना है। लेट सपोज कंटेनर में हमने क्या ले लिया, एक रॉड को ले लिया। ठीक है, अब इस कंटेनर में हमें क्या लेना है बच्चों, सॉल्यूशन लेना है। कौन सॉल्यूशन लेना है, जो सॉल्यूशन हमें लेना है उसको बोलते हैं ZnSO4। यहाँ पे जिंक सल्फेट का हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे हमने रॉड लिया हुआ है, ये रॉड को इलेक्ट्रोड बोला जाता है। इसमें हम लोग जिंक का इलेक्ट्रोड होता है। बेसिकली ये आपका मेटल का एक रॉड होता है जिसे हम लोग जिंक का इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो हमने क्या लिया, हमने लिया जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक है, जब हमने जिंक इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में डिप किया तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो जिंक है, जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या बना लेता है, Zn+2 के बाद। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डिपोजिट हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों को इलेक्ट्रोड पे जाकर डिपोजिट हो जाता है और जो यहाँ पे Zn2+ होता है बच्चों को आपके सॉल्यूशन में ही रह जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है समझिए। जब जिंक के इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो क्या होता है, जो जिंक के इलेक्ट्रोड होता है जिंक के एटम से मिलकर बने होते हैं। तो जिंक के एटम जो होते हैं वो सॉल्यूशन में आते हैं किस फॉर्म में, Zn+2 के फॉर्म में। सॉल्यूशन में किस फॉर्म में आते हैं, Zn+2 के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो वही मैंने कहा तो जिंक का एटम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 के फॉर्म में। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या इस प्रोसेस में, आपने जिंक के इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में डिप किया तो इसने क्या किया, अपने ही इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम क्या करेंगे, कोई दूसरा कंटेनर लेते हैं। ठीक है, उस कंटेनर में हम लोग कोई दूसरा इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ओके, कंटेनर हमने क्या लिया, दूसरा इलेक्ट्रोड। अब जो हमने दूसरा एग्जांपल लिया बच्चों, अब जो हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, लेट सपोज इसमें हम लोगों ने जो सॉल्यूशन लिया है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट भी बोला जाता है। आप बोल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट। और जो हमने ये इलेक्ट्रोड लिया है बच्चों, इलेक्ट्रोड किसका लिया है, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है। तो याद रखना जो इलेक्ट्रोड लेंगे उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, जब कॉपर के इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में डिप किया तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो कॉपर है, हाँ कॉपर जो है +2 के फॉर्म में ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किसमें चला जाता है, कॉपर में। ठीक है, अब ये रिएक्शन कहते हुए समझो। देखो यहाँ पे जो आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में सॉल्यूशन में जो कॉपर होता है किस फॉर्म में होता है, हाँ जो कॉपर होता है बच्चों को आपके +2 के फॉर्म में होता है। यानी पूरे के पूरे सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉपर +2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये जो कॉपर +2 कहाँ का कॉपर है, आपका सॉल्यूशन का कॉपर है। ठीक है, अगर किसी मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड में कहीं से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आया, कहीं से जो इलेक्ट्रॉन है इस रॉड पे फ्लो करके आया, तो क्या होगा, इस रॉड से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड से आएगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रॉन होगा और ये सॉल्यूशन में Cu2+ होगा, Cu2+ उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कहाँ चला जाएगा, कॉपर में। बेसिकली जो कॉपर +2 है वो सॉल्यूशन से कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रोड पे जाके डिपोजिट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली कॉपर +2 ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है सुनिए, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके ही सॉल्यूशन में डिप किया जाता है वो तो या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की टेंडेंसी को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का डिफिनेशन। ठीक है, अब आइए पढ़ लेते हैं कि इसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या कहता है। ओके, क्या कहता है, फॉर द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और gain electron when placed in contact with its own
आयंस इन सॉल्यूशन। हाँ, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, किसी इलेक्ट्रॉन की क्षमता कि वो क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा। कब? जब उसके ही सॉल्यूशन में रखा जाए। जब किसी इलेक्ट्रॉन को उसके सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का नाम देते हैं। ठीक है, अब और सुनिए, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम लोग बेसिकली ई से लिखा जाता है। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितने तरह के होते हैं? हाँ, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दो तरह के होते हैं, एक को बोला जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे को बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन कब होगा? देखो, जब किसी इलेक्ट्रॉन को उसके सॉल्यूशन में डिप करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडाइज होगा, उस समय जो उसका पोटेंशियल होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ईओपी से लिखा जाता है। ईओपी का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन क्या कहता है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन को उसके सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडाइज होता है, उस समय जो पोटेंशियल होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, अब जब किसी इलेक्ट्रॉन को उसके सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस होता है, इसी को रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग किसे लिखते हैं, ईआरपी। ईआरपी कहीं लिखा होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक, किसी इलेक्ट्रॉन की गेन करने की जो क्षमता होती है, उसी को रिडक्शन पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब तरीके से बच्चों होता है वोल्टेज। यानी कहीं ना कहीं जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज डेवलप होता है। और इसका वोल्टेज कितना निकल कर आता है, इसका जो बच्चों वोल्टेज निकल कर आता है वो होता है प्लस 0.76 वोल्ट। प्लस 0.76 वोल्ट इनका वोल्टेज निकल कर आता है। ठीक है, ऐसे ही जब कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन में इसका जो वोल्टेज निकल कर आता है वो होता है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके इसका वोल्टेज हम लोग मेजर करते हैं। इसका वोल्टेज कैसे निकाला गया है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बात नोट कर लो, नोट करने वाली क्या बात है, नोट करने वाली बात ये होता है बच्चों, देखो जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और सुनिए, जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वही आपका क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वही क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। बस उसके सामने क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पर हम लोगों ने जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना लिखा है, प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, अगर इसी का हमें क्या लिखना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है उसमें माइनस लगा देना है। तो क्या लगा दोगे, माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये आपका जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बस जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू होता है वही रिडक्शन का भी होता है, बस साइन का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो साइन लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आई होप सो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं, जब किसी इलेक्ट्रॉन को उसके सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। उसी के इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसे इसका दूसरा डिफिनेशन भी है। ठीक है, इस दूसरी की डिफिनेशन को भी समझ लीजिए, क्या कहता है समझिए। देखिए, इसी का डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अगेन एक हम बीकर लेते हैं। ठीक है, इस बीकर में हम क्या करते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डिप करते हैं। ओके, अब क्या बदलाव आ रहा है इसकी जिंदगी में, देखो हमने देखा ये पूरे के पूरे रॉड पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे होता है आपका माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। और टाइम के साथ साथ सॉल्यूशन में क्या पड़ रहा है, Zn2 प्लस, और Zn2 प्लस क्या होता है, प्लस चार्ज। टाइम के साथ साथ जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो रहा है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, चार्ज का सेपरेशन, प्लस और माइनस चार्ज का सेपरेशन जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में प्लस और माइनस का चार्ज का सेपरेशन होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उसी को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। तो इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है, कहता है कि इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या फिर कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, इसके बीच में बिटवीन द इलेक्ट्रॉन
एंड द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो चार्ज का सेपरेशन होता है, जो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो चार्ज का सेपरेशन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसका दो डेफिनेशन है, दोनों को अच्छे से लर्न किए रहिएगा और सिंबल का भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, सिंबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके सिंबल बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग किससे लिखते हैं, ई से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अगर ई के नीचे ओपी लिखा होगा मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, और ई के नीचे आरपी लिखा होगा इसका मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम लोग एसईपी के नाम से जानते हैं। एसईपी कहीं लिखा होगा, इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो कहीं पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, इस एसआरपी का सिंबल क्या होता है, देखो ई नॉट आरपी लिखा होगा, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर नॉट लग जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो, एक होता है ईआरपी, ईआरपी कैसे पढ़ेंगे, उसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन नॉट लग जाए इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पहले स्टैंडर्ड लग जाएगा तो यहाँ नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफिनेशन है, सेम डिफिनेशन है किसके बीच में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों का डिफिनेशन क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। क्या कहता है भाई, एसआरपी क्या होता है, व्हेन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड, जब इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर किया जाता है, हाँ मेजर किया जाता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, कुछ कंडीशन के थ्रू उसको मेजर करते हैं। वो कंडीशन क्या होना चाहिए, जो आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो 1 मोलरिटी होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, और जो प्रेशर होता है बच्चों वो 1 बार प्रेशर होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। आइए इसको यहाँ एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर किया 0.76 वोल्ट। ठीक है, हमने इसको कैसे मेजर किया, देखो जब इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करेंगे कब, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने लिया हुआ है, इसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 1 कैपिटल है, तो 1 कैपिटल में इसका क्या होना चाहिए, मोलैरिटी होना चाहिए। जब इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलैरिटी होती है कैपिटल 1 होना चाहिए, और जो यहाँ का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। अगर गैस होगा तो गैस का जो बच्चों प्रेशर होगा वो कितना होना चाहिए, 1 atm का प्रेशर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जब किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर किया जाता है उसी को इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दें, जब किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर किया जाता है 1 मोलरिटी कंसंट्रेशन पे, 298 केल्विन टेम्परेचर पे, 1 बार प्रेशर पे, उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, अब देखो जो बच्चों जिंक है, जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, यानी कि जो जिंक का ई नॉट आरपी होता है वो कितना होता है बच्चों, हाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अभी बताया था कितना होता है, -0.76 वोल्ट होता है, ये जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसी को इस तरीके से भी लिखा जाता है, कहीं पे अगर आपका लिखा होगा ई नॉट Zn 2+ से Zn। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn 2+ से 0 में जा रहा है, चार्ज घटेगा तो रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है। इसको बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना होता है, -0.6 वोल्ट, ये एक्सपेरिमेंट करके आता है। ठीक है, ऐसे अगर हम क्या करेंगे, कॉपर का एसआरपी का वैल्यू देखेंगे। ठीक है, यानी कि कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे वो कितना आता है, +0.34 वोल्ट। ओके, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ई नॉट कॉपर का रिडक्शन होगा तो क्या होगा, कॉपर +2 से किस में जाएगा, कॉपर में जाएगा, तो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो कॉपर और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू होता है वो इतना होता है, एक्सपेरिमेंट करके मेजर किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रोड होता है, इस इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग है हमारा, वो क्या है आपका, मेजरिंग ऑफ एसआरपी। एसआरपी बोलो या फिर क्या बोलिए, एसईपी बोलिए। ठीक है, एसआरपी का फुल फॉर्म याद है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंबल क्या होता है, ई नॉट आरपी।
ठीक है। तो आइए मेजर करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं, हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग शी के नाम से जानते हैं। हाँ, शी का नाम आते हैं, बहुत लोग किसी के ख्यालों में खो जाते हैं कि सर मेरी वाली के बारे में बात हो रहा है क्या ना। बच्चों यहाँ शी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बच्चों ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस इलेक्ट्रोड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कि शी की मदद से हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को मेजर करते हैं, उसको वन बाय वन पढ़ते हैं। ओके, देखो तो शी का इस्तेमाल कहाँ होता है, शी क्या होता है, अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड टू मेजर द इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना जाता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब जिस इलेक्ट्रोड की तुलना में दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एक तरीके का रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जो कि मेजर करता है, किसको मेजर करता है, दूसरे इलेक्ट्रोड को पोटेंशियल को। यानी शी की मदद से हम लोग जिंक का पोटेंशियल निकाले तो इतना आया, कॉपर की पोटेंशियल निकाले तो इतना आया। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं आइए उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। कह रहा है कि इट इज कपल्ड विथ अननोन इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ शी लेते हैं, एक तरफ हम लोग क्या लेते हैं, एक तरफ हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ना। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, ये जो आपका भाई डायग्राम बना है, किसका डायग्राम है, शी का डायग्राम है। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेते हैं, एक तरफ जिसका हमें पोटेंशियल मेजर करना है उसके रॉड को लेते हैं। अगर हमें जिंक का पोटेंशियल को मेजर करना है तो जिंक के पोटेंशियल को सी के साथ क्या होता है, कनेक्ट करना होता है, कपल करना होता है। वहीं यहाँ पे लिखा है कि क्या होता है, इट इज कपल्ड विद अननोन इलेक्ट्रॉन। जो शी को अननोन इलेक्ट्रॉन के साथ जिसका हमें फाइंड आउट करना होता है उसके साथ कपल करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या होता है, टू डिटरमाइन देयर इंडिविजुअल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ठीक है, और शी को दूसरे के साथ जोड़ के उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी खास बात क्या होता है, हाँ, इट्स स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज टेकन एज 0.0 वोल्ट। ओके, जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, उसका जो ई नॉट वैल्यू होता है, उस ई नॉट वैल्यू को हम लोग कितना मानते हैं, 0.00 वोल्ट लेके चलते हैं। ठीक है, हालांकि इसका जो वोल्टेज होता है वो 0.00 वोल्ट नहीं होता, वोल्टेज कुछ ना कुछ इसका भी होता है, लेकिन हम लोग इसको मेजर करने के लिए, एक वैल्यू मानने के लिए इसको हम लोग 0 मानते हैं। ठीक है, तो ये था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हमें ई नॉट वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो किसकी मदद से फाइंड आउट करते हैं, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो जिस इलेक्ट्रोड के ई नॉट वैल्यू फाइंड आउट करना होगा उसको एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ किसको रखते हैं, शी को। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने की वजह से इसका जो भी ई नॉट वैल्यू निकल कर आता है उस सामने वाली की वैल्यू को डिफाइन करता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ा बता दें। ठीक है, यहाँ पे जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम है। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। क्या, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, इट कंटेन अ प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है, देखोगे यहाँ पे आपको ये यहाँ पे प्लेटिनम का फॉइल दिखता है, प्लेटिनम का फॉइल होता है जिसमें क्या होता है, प्लेटिनम की कोटिंग लगी होती है। ठीक है, एक प्लेटिनम का यहाँ पे फॉइल होता है, उसमें प्लेटिनम ब्लैक की क्या होती है, कोटिंग लगी होती है, परत लगी होती है, और इसी प्लेटिनम के फॉइल के बच्चे एक वायर से कनेक्ट किए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे वायर है, और ये कौन सा वायर होता है आपका, यहाँ पे प्लेटिनम का वायर होता है। बेसिकली शी में हम लोग प्लेटिनम के वायर को उसकी प्लेटिनम फॉइल में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो प्लेटिनम फॉइल होता है वो डीप किया जाता है 1 मोलरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन में। ठीक है, जो यहाँ पे प्लेटिनम फॉइल है बच्चों, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं HCl। ठीक है, जो आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है, ये HCl का सॉल्यूशन लेते हैं, उसकी मोलरिटी क्या होती है, 1 मोलरिटी। इसी प्लेटिनम फॉइल के 1 मोलरिटी HCl कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, उसको डिप करते हैं। डिप करने के बाद क्या करते हैं, प्योर हाइड्रोजन H2 is continuously bubbled over it at a temperature of 298 Kelvin and a pressure of 1 bar। ठीक है, अब यहाँ पे साइड से हम क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। जो हाइड्रोजन गैस का बच्चों प्रेशर होना चाहिए वो 1 बार होना चाहिए, जो टेम्परेचर होना चाहिए कितना, 298 केल्विन इसका टेम्परेचर होना चाहिए, तभी इसका नाम होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये सारे के सारे स्टैंडर्ड कंडीशन को मानता है। 1 मोलरिटी होता है इसका कंसंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर होता है, 1 बार क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ये है पूरा का पूरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कुछ देर पहले ही कि जब जिंक को उसके सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडेशन होता है, और कॉपर को उसको सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसका क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन का रिडक्शन होता है। ऐसे बच्चों जब क्या होता है कि
जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका भी ऑक्सीडेशन होता है, इसका भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसके अंदर क्या रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को थोड़ा आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए जो आपका शी है, ठीक है, शी का क्या हो रहा है, शी का अगर मान लीजिए आप क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन में क्या रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन को थोड़ा देख लीजिए। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो हम लोगों ने HCl लिया हुआ है, इस सॉल्यूशन में HCl किस फॉर्म में होगा, H+ के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब शी का रिडक्शन होगा, जो सॉल्यूशन में H+ होता है, जो सॉल्यूशन में H+ होता है वो क्या करता है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब रिडक्शन कहाँ पे होता है बच्चों, याद रखिएगा, रिडक्शन कहाँ पे होता है, रिडक्शन होता है आपका कैथोड पर। कहाँ पे, कैथोड पर रिडक्शन होता है। यानी कि जब आपका शी कैथोड की तरह बिहेव करेगा उसमें इस तरीके का केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसी का शी का यहाँ पे क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा, शी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे करेगा, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन में आता है तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन में आता है बच्चों तो क्या करेगा, हाँ सॉल्यूशन में जब आएगा वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, किसी में चला जाता है, 2H+ के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। अब दोनों रिएक्शन में क्या हुआ, थोड़ा समझो। अब एक बात और, शी अगर ऑक्सीडेशन होगा, सी का ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो शी जब कैथोड की तरह काम करेगा तो ये रिएक्शन होगा, एनोड की तरह काम करेगा तो ये रिएक्शन होगा, ओके। अब जो रिडक्शन होगा, रिडक्शन कैसे होता है समझिए, देखो जब सॉल्यूशन का H+ इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन कब होता है, ये जब हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करता है, लूज करने के बाद H+ में जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसको जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ते हैं इसमें अलग अलग रिएक्शन होता है, ठीक है। ये था इसके पूरे फंक्शन के बारे में। अब ये किस तरीके से काम करता है इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें क्या करना है, हाँ मान लीजिए हमें जिंक का E0 वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, जिंक का हमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, देखो जिसका E0 वैल्यू हमें फाइंड करना है उसको एक तरफ रखते हैं, और अगले में हम लोग क्या लेते हैं, शी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, ये आपका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम लोगों ने सेटअप लिया है, ठीक है। जब हमने एक तरफ रखा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, दूसरी तरफ किसको रखा, जिंक को, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे वोल्ट मीटर में हमें रीडिंग देखने को मिली, और रीडिंग कितना था, 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो जो बच्चों ये जो आपका 0.76 वोल्ट आता है वही क्या होता है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। जिंक का क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब थोड़ा और समझ लीजिए, यहाँ पे शी किसकी तरह बिहेव करता है, शी जो होता है बच्चों कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है। यानी कि ये जो आपका जिंक का रॉड है बेसिकली एनोड की तरह काम करता है, ठीक है। और एनोड पर जानते हो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जो कैथोड होता है, कैथोड पे क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, तो जो पोटेंशियल होता है किसका होता है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो बेसिकली जो हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला क्या होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। अगर लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल क्या करना है, इसको माइनस लगा देना है। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन में माइनस लगा देंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जिस भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करना होता है उसको हम लोग शी के साथ कनेक्ट करते हैं। जो भी वोल्ट मीटर में रीडिंग आती है वही क्या होता है, उसका E0 वैल्यू हो जाता है, ठीक है। ऐसे अगले में अगर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपर के अगर हमें E0 के वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, कॉपर को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, शी के साथ। और जो यहाँ पे वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी तो वो क्या हो जाएगा, कॉपर का E0 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, तो बेसिकली बस उसको शी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो वोल्ट मीटर में कितना रीडिंग दिख रहा है आपको, +0.34 वोल्ट, ठीक है। तो ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है। शी के साथ हम लोगों ने कनेक्ट करके इसको देख लिया है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, थोड़ा फिनोमेना को भी समझ लो। देखो जब हमने शी को जिंक के साथ कनेक्ट किया था, कैथोड की तरह काम कर रहा था। जब शी को हमने कॉपर की तरफ कनेक्ट किया, वो ये एनोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एनोड की तरह काम करेगा तो यानी जो शी है ये एनोड की तरह काम करेगा। एनोड की तरह काम करेगा तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। यानी अगर एक को ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन याद रखिए हमेशा कहाँ पे होता है, आपका कैथोड पर रिडक्शन होता है, ठीक है। अब सुनिए,
तो बेसिकली यहाँ कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, जो हमें ई नॉट वैल्यू निकल जाए वो रिडक्शन का वैल्यू होता है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आता है प्लस 0.34 वोल्ट, और जो जिंक का यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आता है वो कितना, माइनस 0.76 वोल्ट। इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। आई होप तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ऐसे हमें किसी का भी गोल्ड ले लिए, कोबाल्ट ले लिए, आयरन ले लिए, ये किसी का भी अगर हमें ई नॉट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सिंपली इसको एक तरफ रखना है, इसको दूसरी तरफ रखना है, वो उसके वैल्यू को मेजर करके बता देगा, ठीक है। चलिए अब देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg+2 to Mg, ठीक है। क्या कह रहा है थोड़ा समझिए। कह रहा है कि अगर हमें मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ई नॉट आरपी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बताए थे। किसी भी अगर इलेक्ट्रोड का हमें ई नॉट वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो किस मदद से फाइंड करने करेंगे, शी की मदद से। तो आपको बस कुछ नहीं आंसर लिखना है, डिटरमाइन कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ शी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम क्या करेंगे, एक किसी भी मेटल के ई नॉट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ई नॉट Mg+2 से किस में जा रहा है, Mg में, +2 से किस में जा रहा है आपका, Mg में जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैग्नीशियम का रिडक्शन हो रहा है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, शी की मदद से। तो एक लाइन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब आइए हम लोग जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में देखिए आपका इस तरीके से चार्ट बना है, ठीक है। इस चार्ट में क्या होता है आपका, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ट होता है, ओके। अब तो हमने यहाँ पे चार्ट में क्या क्या बातें लिया है इसमें थोड़ा देख लीजिए। इस चार्ट में बेसिकली बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जितने भी एलिमेंट होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, +2.87 +1.18 प्लस, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से कम की तरफ अरेंज करते हैं, ठीक है। जब किसी इलेक्ट्रोड के ई नॉट वैल्यू को ज्यादा से कम की तरफ या कम से ज्यादा की तरफ अरेंज करते हैं, उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है। तो अलग अलग इलेक्ट्रोड को यह पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, इसको डिफिनेशन को पढ़ ले, हालांकि ये आप 11 में भी पढ़े होंगे। क्या कह रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in increasing or decreasing order of their standard electrode potential value is called electrochemical series। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या होता है, वह एलिमेंट जिसके ई नॉट वैल्यू को बढ़ते या घटते क्रम में उसको अरेंज करते हैं, उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा Fe से लेके कहाँ था, लिथियम तक। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ फ्लोरीन से लेके यहाँ पर लिथियम तक सबका ई नॉट वैल्यू को अरेंज कर दिया, ठीक है। तो फ्लोरीन का जो ई नॉट वैल्यू होता है बच्चों कैसा होता है, सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट ई नॉट वैल्यू होता है, ठीक है। जो यहाँ पे लिथियम होता है, लिथियम का सबसे लोवेस्ट ई नॉट वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए तो अब इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते हैं, ओके। देखो तो यहाँ से आपके एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, अगर उस एप्लीकेशन के बारे में जान ले, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ई नॉट वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं कोई कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कोई कितना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या कोई कितना अच्छा रिड्यूसिंग या कितना वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, चेक करने का आपको तरीका पता है, तरीके को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बच्चों क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब किसी का ई नॉट वैल्यू अगर क्या है, हाई है, तो याद रखिएगा किसी का ई नॉट वैल्यू अगर हाई होगा, किसी का ई नॉट वैल्यू अगर क्या हो जाएगा, हाई होगा, तो क्या होगा, ई नॉट वैल्यू अगर हाई होगा तो उसका रिडक्शन होगा, ठीक है। किसी इलेक्ट्रोड का ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव या हाई होगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होता है बच्चों। अगर किसी का रिडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या है बच्चों, नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब उसका ई नॉट वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। कम है तो वो खुद का रिडक्शन नहीं कराना चाहेगा, जिसका रिडक्शन नहीं होता उसका ऑक्सीडेशन होता है। जिसका ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा।
अब इससे हमें क्या सीख मिलता है उस सीख को थोड़ा देखिए। देखो, जिसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, फिर से मैंने बता दिया, जिसका ई नॉट वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा। ठीक है, दूसरी भाषा में जिसका ई नॉट वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही हाँ, जिसका ई नॉट वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा फिर से, ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ई नॉट वैल्यू कम होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। ठीक है, जो जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों वो उतना ही बेकार रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो जितना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो उतना ही बेकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी कि आप ई नॉट वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग। कैसे बता सकते हैं? जितना ज्यादा ई नॉट वैल्यू होगा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जितना कम ई नॉट वैल्यू होगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को इसके ई नॉट वैल्यू से आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, आइए कोई एग्जाम्पल की मदद से समझाएं। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फ्लोरीन है बच्चों, फ्लोरीन का ई नॉट वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जिसका ई नॉट वैल्यू सबसे ज्यादा होगा तो क्या होगा, जिसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा। ठीक है, यानी जो फ्लोरीन है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिथियम की वैल्यू सबसे नेगेटिव है, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होता है उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। लिथियम क्या है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, क्या लिखवाना है भाई, कि जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो ई नॉट वैल्यू होता है, फ्लोरीन का जो ई नॉट वैल्यू होता है वो क्या होता है भाई, ई नॉट वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। अब जितना ज्यादा ई नॉट वैल्यू होगा उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, यानी फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एवर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लिथियम के बारे में। तो लिथियम का हमने देखा जो ई नॉट वैल्यू था वो बहुत ही क्या था, कम था। ई नॉट वैल्यू अगर कम होगा तो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। तो लिथियम इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेसिकली हम किसी के ई नॉट वैल्यू को देख के उसको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर आसानी से पता कर पाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, दूसरा हम क्या देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। ठीक है, मान लीजिए कोई एसिड है, ओके, उस एसिड के साथ अगर वो इलेक्ट्रोड रिएक्शन कर रहा है उसमें हाइड्रोजन गैस निकल पाएगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए जिंक का, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोड है, जिंक का रिएक्शन अगर किसके साथ कराते हैं हम, किसी एसिड के साथ, तो क्या हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कॉपर है, कॉपर का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ, तो हाइड्रोजन गैस बनेगा कि नहीं बनेगा उसके बारे में बताता है। ठीक है, वही कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड, कोई जो इलेक्ट्रोड है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर पाएगा कि नहीं रिलीज कर पाएगा, वो कैसे देखेंगे। देखो, अगर किसी इलेक्ट्रोड का बच्चों ई नॉट वैल्यू जो क्या है वो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लो है। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रोड का जो ई नॉट वैल्यू है वो लो है, लो होगा तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन गैस को आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रोड का ई नॉट वैल्यू जो क्या है बच्चों वो आपका हाई है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हाई। ठीक है, हाई है तो क्या करेगा, वो हाई होने की वजह से वो हाइड्रोजन गैस को नहीं रिलीज कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा कि नहीं। ठीक है, अब देखो हमने कुछ देर पहले डाटा लिखवाया था, क्या डाटा क्या था, जिंक का ई नॉट वैल्यू था कितना था, -0.76 वोल्ट। ठीक है, और कॉपर का जो हम लोगों ने ई नॉट वैल्यू लिखा था 0 + 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो हमने क्या बोला, नेगेटिव होगा तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, पॉजिटिव होगा तो नहीं करेगा, नेगेटिव होगा तो रिलीज करेगा, तो यानी ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे पॉजिटिव के बारे में, पॉजिटिव में नहीं होगा तो कॉपर कभी भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या, थोड़ा लॉजिक भी समझ लेते हैं। कॉपर जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस क्यों डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, देखो हमने क्या बोला, जो कॉपर का ई नॉट वैल्यू होता है, ठीक है, जो कॉपर का ई नॉट वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर किसी का ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होता है यानी खुद का क्या कराना चाहेगा, रिडक्शन कराना चाहेगा, क्या कराना चाहेगा, खुद का रिडक्शन कराना चाहेगा। ठीक है, तो बेसिकली जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के दौरान क्या होता है, देखो मान लो अगर रिएक्शन होता तो कॉपर HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता, बनाता आपका H2 गैस और बनाता CuCl2। ठीक है, यहाँ पे जो कॉपर है 0 है फॉर्म में, 0 से किस में जा रहा है, +2 के फॉर्म में, कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन जिसका ई नॉट वैल्यू प्लस होता है वो खुद का रिडक्शन कराना चाहेगा, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कॉपर का रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तो क्या वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 metals A and B have standard electrode potential value। ठीक है, आपके पास 2 मेटल है, एक मेटल A है, एक मेटल B है, उसका ई नॉट वैल्यू दिया गया है। एक का ई नॉट वैल्यू है -0.424, दूसरे का है +0.80 वोल्ट। ठीक है, फिर आपको इनके ई नॉट वैल्यू को देख के बताना है क्या, विच ऑफ दिस विल
लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा ऐसा मेटल है जो HCl के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, तो देखो लिख दे रहा हूँ, दो मेटल है ए और बी, आपके पास दो मेटल दिए गए। ओके, और ए का इनॉट वैल्यू कितना है, -0.24 वोल्ट, 0.24 वोल्ट दिया है, और जो बी का इनॉट वैल्यू कितना है, +0.80 वोल्ट। ठीक है, अब वही कह रहा है कि ए रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। ओके, इसके अलावा जो बी है ये भी रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। वही कह रहा है कि इन दोनों में कौन है जो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर पाएगा। अभी कुछ देर पहले ही बताया था, यहाँ पे देखिए इसकी ई नॉट वैल्यू माइनस होगा, वो डिस्प्लेस करेगा, प्लस वाला नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू माइनस है जो डिस्प्लेस करेगा, बी की वैल्यू प्लस वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर लिखेगा मेटल ए। मेटल ए होगा तो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इसका रीजन पूछेगा, रीजन क्या पता लगेगा, बोलिए क्योंकि ए का ई नॉट वैल्यू क्या है, माइनस है, माइनस वाला ही क्या करेगा, मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, माइनस वाला जो होता है वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस क्यों कर पाएगा। देखो बच्चों होता क्या है, यहाँ पे जब पूरे रिएक्शन को आप लिखेंगे, ठीक है, जिंक HCl के साथ रिएक्शन करके H2 और ZnCl2 बनाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जिंक जो जीरो है, जीरो से किस में जाएगा, +2 में जाएगा। बेसिकली यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ई नॉट वैल्यू माइनस होता है, माइनस वाले का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ये करना चाहता है, इस वजह से ये आसानी से उसको डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा, उसको देखिएगा। अब अगला इसका हमें क्या देखना है, प्रिडिक्टिंग मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे जिंक का रिएक्शन CuSO4 के साथ होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा रिएक्शन लिखते हैं, कॉपर का रिएक्शन ZnSO4 के साथ होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी जब जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, क्या एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं, उसको भी हम लोग ई नॉट वैल्यू देख के बता पाएंगे। ठीक है, तो कैसे देख के करेंगे, वही जिसका ई नॉट वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी जिसका ई नॉट वैल्यू क्या होता है, लो होता है, वो मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, लेकिन बच्चों जिसका ई नॉट वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि इसका ई नॉट वैल्यू हाई होता है, हाई वाला कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था जिंक का ई नॉट वैल्यू कितना था, हाँ -0.76 वोल्ट, कॉपर का ई नॉट वैल्यू कितना था, +0.34 वोल्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे जिंक का ई नॉट वैल्यू माइनस है और कॉपर का ई नॉट वैल्यू प्लस है, तो माइनस वाला क्या करेगा, माइनस वाला प्लस को डिस्प्लेस कर देगा, यानी ये रिएक्शन हो जाएगा। कॉपर की नॉट वैल्यू प्लस है और जिंक का नॉट वैल्यू क्या है आपका, -0.76 वोल्ट है, तो प्लस वाला माइनस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था, हाँ 10 में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ठीक है, तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन हो जाएगा, कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, इस वजह से वो रिएक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यही बेसिकली रिएक्टिविटी का लॉजिक था। तो इससे हम लोग ये लॉजिक लगा सकते हैं, जिसकी ई नॉट वैल्यू माइनस में होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसकी ई नॉट वैल्यू प्लस होती है वो क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, इस तरीके से हम ई नॉट वैल्यू को देख के उसकी रिएक्शन को बता सकते हैं कि वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक पॉट। हाँ, कह रहा है कि जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रख पाएंगे कि नहीं। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट। ठीक है, ये जिंक का एक पॉट ले लेते हैं, कोई पॉट बना लेते हैं भाई जिंक का। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पॉट है। ठीक है, तो पूरा का पूरा पॉट किससे मिलकर बना है, जिंक का बना हुआ है। ठीक है, और जिंक के पॉट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन रख रहे हैं। तो क्या वो इसको स्टोर कर पाएगा, तो बोलेंगे नो, वो स्टोर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं स्टोर कर पाएगा, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे। जो जिंक होता है बच्चों वो क्या होता है, CuSO4 के सॉल्यूशन को जब जिंक के साथ रखेंगे, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा, अब क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। ठीक है, तो हमने तो रखा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, लेकिन हमें क्या मिला, ZnSO4। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे कि जी नहीं, वो कभी भी उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन होने की वजह से कभी भी उसको स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब कोई भी रिएक्शन जो है वो रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा, उसे भी हम बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बता सकते हैं, मान लीजिए कोई सेल है। ठीक है, मान लीजिए कोई सेल है, उसकी ई नॉट वैल्यू क्या है, प्लस है। ओके, और कोई सेल है, इस सेल का ई नॉट वैल्यू क्या है आपका,
माइनस है। तो ई नॉट वैल्यू की देख के बता पाएंगे जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो जो सेल में रिएक्शन हो रहा है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी का ई नॉट वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन होगा, ई नॉट वैल्यू अगर निगेटिव तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ई नॉट वैल्यू को देख के बता पाएंगे कि रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक कंडीशन और होता है बच्चों, ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, या फिर डेल्टा जी क्या होना चाहिए आपका लेस देन 0। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन को होने के लिए दो कंडीशन याद रखिएगा कि ई नॉट से का वैल्यू जो है प्लस होना चाहिए और डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए गए, क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिए। क्या कह रहा है कि डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी। ठीक है, कैसा है कि भी किसी भी रिएक्शन को होने के लिए डेल्टा जी और ई नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अरे तो अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस होना चाहिए, ई नॉट सेल को प्लस, माइनस प्लस यानी निगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे दिया है, सी में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू माइनस और ई नॉट सेल की वैल्यू प्लस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, किसी भी सेल के ईएमएफ को, किसी भी सेल के वोल्टेज को हम लोग इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब ईएमएफ ऑफ सेल को किसे लिखा जाता है, हाँ, ई नॉट सेल की मतलब होता है ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं बच्चों, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला थोड़ा देख लीजिए। देखो, ई नॉट सेल निकालने का फार्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, उसको पढ़ा जाता है। पढ़ने का तरीका होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड, ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ये होता है आपका ई नॉट सेल निकालने का फार्मूला। ये तो फार्मूला देख लीजिए, किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने के लिए उसका ई नॉट सेल क्या होना चाहिए भाई, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, देखो अगर किसी का ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगा तो वो कैथोड होगा और किसी का अगर ई नॉट वैल्यू क्या होगा, कम होगा तो वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आइए आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था जो जिंक का ई नॉट वैल्यू था बच्चों, वो कितना था आपका -0.76 वोल्ट। ठीक है, और जो कॉपर था, कॉपर का जो ई नॉट वैल्यू था वो कितना था आपका +0.34 वोल्ट। ठीक है, तो किसी के भी ई नॉट वैल्यू को देख के वो बताना है कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो कैसे बता सकते हैं, देखो ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगा तो कैथोड, तो ई नॉट वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो कॉपर की ई नॉट वैल्यू ज्यादा है यानी किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। जिसकी वैल्यू कम होगी किसी की वैल्यू क्या होगी, वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर जोड़ के सेल बनाएंगे तो उसके सेल का ईएमएफ, सेल का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, हाँ सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड की वैल्यू कितनी है 0.34 माइनस एनोड की वैल्यू कितनी है -0.76 वोल्ट। ठीक है, दोनों को थोड़ा सॉल्व कर लो, 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.10 वोल्ट। तो बेसिकली ये आपका जिंक और कॉपर का जो ई नॉट सेल की वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है, तो फार्मूले को याद कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है, क्वेश्चन का एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर टिन कपल इज 0.15 वोल्ट एंड क्रोमियम कपल इज 0.73 वोल्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे टिन का ई नॉट वैल्यू दिया है और क्रोमियम का ई नॉट वैल्यू दिया गया है। ई नॉट वैल्यू देख के हमें क्या बताना है, these two couple are connected to make an electrochemical cell, the redox reaction is spontaneous, the cell potential will be। ठीक है, इनको जोड़कर एक सेल बनाया गया है, तो सेल जो है उसमें रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, तो बताइए इसका सेल पोटेंशियल यानी आपको ई नॉट सेल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का फार्मूला भी कुछ देर पहले आपको पढ़ाए थे। फार्मूला क्या था याद है, हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, फार्मूला याद रखे रहेगा, आगे बहुत ज्यादा काम करते हैं। कैथोड माइनस एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देना है। मतलब आपको पहचानना है कि इसमें से कौन कैथोड है कौन एनोड है। ठीक है, तो टिन का वैल्यू क्या है, प्लस है, ये SN+4 से इसमें जा रहा है SN+2 में जा रहा है, तो इसके लिए ई नॉट वैल्यू क्या दिया है, +0.15 वोल्ट दिया है। ठीक है,
और जो क्रोमियम के लिए ई नॉट वैल्यू है, क्रोमियम के लिए जो इसका ई नॉट वैल्यू कितना दिया है आपका -0.73 वोल्ट। ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, इसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगा वो कैथोड होगा। तो इनमें से ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला कैथोड होता है, कम वाला क्या होता है, एनोड होता है। ठीक है, तो कैथोड माइनस एनोड कर देना है आपको। कैथोड कौन है यहाँ पे, कैथोड कौन है भाई, यहाँ पे टीन आपका कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। टीन का वैल्यू कितना दिया है, 0.15 वोल्ट, माइनस एनोड का वैल्यू कितना दिया है, -0.73। ओके, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, 0.15 माइनस माइनस प्लस 0.73। ठीक है, 5 + 3 8, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 7 1 ये भी 8 हो जाएगा, 0.0। ठीक है, 0.88 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, हाँ किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी फार्मूले पढ़ाए गए हैं उस फार्मूले को थोड़ा सा आप क्या करिएगा, देखिएगा। ओके, तब जो इसमें जो सेल पोटेंशियल होता है या ईएमएफ ऑफ सेल होता है, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा आपको अलग से बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे जो हमने लिखा था क्या, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल को और किस नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग सेल पोटेंशियल के भी नाम से जानते हैं। क्या होता है, सेल पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको हम लोग ई नॉट सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इतने सारे नामों से जाना जाता है। तो कभी एग्जाम में ई नॉट सेल पूछ ले, सेल पोटेंशियल पूछ ले, या ईएमएफ ऑफ सेल पूछ ले, सबका मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, हाँ क्या होता है डिफिनेशन, सेल पोटेंशियल क्या होता है। देखो मान लीजिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया और ये दूसरा सॉल्यूशन ले लिया, दोनों सॉल्यूशन ने क्या कर दिया, रॉड लगा दिया। ठीक है, रॉड लगाने के बाद एक दूसरे को हमने क्या किया, यहाँ से एक बल्ब से दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये जो सेल का ईएमएफ क्या होता है, देखो जो दो हाफ सेल होता है उस हाफ सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल, टू हाफ सेल बोल दो या इलेक्ट्रोड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल की डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल का नाम बोलते हैं, या ए नॉट से बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए इसका अपना खुद का कुछ नहीं कुछ ई नॉट वैल्यू होगा, इसका भी कुछ ना कुछ ई नॉट वैल्यू होता है, इन दोनों की ई नॉट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को सेल पोटेंशियल का नाम देते हैं। और ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, देखो जब बच्चों ये जो सेल है ना, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, सुनिए ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का बच्चों सेल पोटेंशियल होता है। कब, जब इस सेल में कोई भी डिवाइस ना लगा हो। ठीक है, जब सेल में कोई भी डिवाइस ना लगा हो तो इस समय जो उसका वोल्टेज होता है उसको ईएमएफ ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। जितने भी चीजें हम लोगों ने पढ़े हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इससे भी अच्छे सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऑल्सो वीडियो पसंद आया होगा तो दूसरों के साथ शेयर करिएगा। मिलते ही ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे।